भर्ती महासमर 2025 में एक बार फिर से आपका स्वागत। हम लेकर चल रहे हैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू सीरीज और उसमें आज टॉपिक रखेंगे हम परिवहन। तो परिवहन को लेकर आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम एक कोटेशन मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते हैं कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। तो दोस्तों, अपने कर्म पथ पर चलते रहिए, मंजिल खुद ब खुद अपने निकट आती रहेगी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्रश्न, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य क्या है उसको लेकर अपन आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन में यहाँ पर इस तरीके के ऑप्शन दे रखे हैं कि एक बार तो आ रहा है, इसके बाद भी हमको सोचने के लिए थोड़ा दिक्कत आती है। तो देखिए, चरेवती ये राजस्थान का जो परिवहन विभाग है उसका आदर्श वाक्य हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सी सड़क या सड़कें ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की विभिन्न सड़क योजनाएं के अंतर्गत शामिल हैं? तो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग है ना, ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के द्वारा कौन सी सड़कें बनाई जा रही है तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो ग्रामीण गौरव पथ और ग्रामीण विकास पथ दोनों ही क्या हैं? तो इसके द्वारा बनाई गई सड़कें हैं। किसके द्वारा? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के द्वारा। मैं इसके बारे में थोड़ी और जानकारी दे दूं आपको। यहाँ पर हमको देखना है कि गौरव पथ सन 2014-15 से आया और ग्रामीण गौरव पथ के अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंदर जो सड़क का विकास किया जाता है वो पंचायत मुख्यालय से गांव को जोड़ा जाता है। ठीक है, किससे जोड़ती है ये सड़कें? पंचायत मुख्यालय को जोड़ती हैं। ये सड़कें कौन सी होती हैं? ग्रामीण गौरव पथ। और ग्रामीण विकास पथ की अवधारणा आई है 2019-20 के अंदर और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? तो वाल टू वाल सड़क का विकास किया जाता है। ठीक है, वाल टू वाल सड़क का विकास किया जाता है, जैसे प्रकाश भाई के घर से गणेश भाई के घर तक। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, पाकिस्तान से आने वाली थार एक्सप्रेस, वैसे भारत से भी जाने वाली है ये तो, और थार राजस्थान में प्रथम स्टेशन कौन सा है? तो राजस्थान के अंतर्गत जो स्टेशन है उसकी बात करते हैं तो राजस्थान का एक स्टेशन है मुनाबाव। दोस्तों, कौन सा? मुनाबाव। और मुनाबाव से पाकिस्तान के अंदर स्टेशन है खोखरापार। पाकिस्तान के खोखरापार और राजस्थान के मुनाबाव के बीच में ये ट्रेन चलती है और ये एक साप्ताहिक ट्रेन है। दोस्तों, कैसी है? साप्ताहिक ट्रेन है। साप्ताहिक चलने वाली यहाँ पर रेल है जो कहाँ से चल रही है? मुनाबाव से खोखरापार के मध्य चलती है। इसको अपन कौन सी एक्सप्रेस वे कहते हैं? थार एक्सप्रेस कहते हैं। कौन सी एक्सप्रेस दोस्तों? थार एक्सप्रेस। तो थार एक्सप्रेस हो गई पाकिस्तान और भारत के बीच में चलने वाली रेलवे हो गई। आप इसी के साथ मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर कि दोस्तों समझौता एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलती हैं। ठीक है, ध्यान रखना, समझौता एक्सप्रेस और मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? तो सबसे पहले तो ई व्हीकल नीति जो है, ई व्हीकल नीति है वो लागू कब की गई? 31 अगस्त 2022 से तो आई है और 1 सितंबर 2022 से इसको लागू या शुरू किया गया है। तो दोनों ही डेटे आपको याद रखनी है दोस्तों। ये 5 वर्ष के लिए लागू हैं और वर्तमान में ईवी जो वाहन हैं, इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो हैं, उसके अंतर्गत अपन देखें तो इस नीति के अंतर्गत अगले 5 वर्ष के अंदर 15% दुपहिया वाहन, 30% 3 पहिया और इसके बाद 5% चौपहिया वाहन जो हैं उन वाहनों का प्रतिशत टोटल वाहनों के अंदर रखने का लक्ष्य रखा है। यानी कि लगभग 35 लाख यूनिट यहाँ पर अगले 5 वर्ष में रोड पर दौड़ते हुए दिखेगी ईवी के रूप में। ये पूरी की पूरी नीति है इलेक्ट्रिकल व्हीकल नीति। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के अंदर अगला प्रश्न है हमारा कि शहरिया बहुल
38 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़े जाने का संबंध किस योजना से है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि शहरिया राजस्थान में कहाँ पर रहते हैं, ये आपको ही बताना है। राजस्थान के अंदर शहरिया जनजाति किस क्षेत्र में रहती है और भारत की कौन सी जनजाति एकमात्र आदिम जनजाति के रूप में हमारे राजस्थान की है, तो इसको अपन बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब तक हम इस प्रश्न को लेकर आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री जन मन कार्यक्रम, बिल्कुल यही आंसर राइट रहेगा। प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत शहरिया बहुल क्षेत्र, जो यहाँ पर सीधा के सीधे बता देते हैं अपन कि शहरिया बहुल क्षेत्र कहाँ पर रहेगा, ये 12 जिले के अंदर रहेगा और यहाँ पर 38 गाँवों को, 38 बसावटों को पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना है। बाकी आप सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 2005 से चल रहा है, इसका चरण अभी तीसरा चरण भी चल रहा है और इसके अंतर्गत क्या है, तो ये गांवों को, ठीक है ना, अलग अलग तरीके से इसको आया गया। पहले इसको 1000 की आबादी वाले गांवों तक जोड़ा गया, फिर 200 की आबादी वाले, फिर पर्वतीय क्षेत्र में 250 की आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ने की योजना है। तो गांव को मुख्य सड़क से जोड़ने की योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे की लंबाई राजस्थान में कितनी है? इस टाइप के प्रश्नों के लिए हमको तैयार रहना है। तो देखिएगा, दिल्ली वडोदरा ग्रीनफील्ड वे, ठीक है, दिल्ली से गुजरात के वडोदरा तक एक्सप्रेस वे हैं जो हमारे राजस्थान से मात्र 373 किलोमीटर, यानी कि कितना, 374 किलोमीटर हमारे राजस्थान से ये निकलता है। ये हमको विशेष ध्यान रखना है। इसी तरीके से एक सांगरिया सांचौर एक्सप्रेस वे है, सांगरिया सांचौर एक्सप्रेस वे हैं। ये भी राजस्थान के अंतर्गत देखें तो लगभग 636 किलोमीटर ये राजस्थान से निकलता है। 636 पॉइंट प्लस है 06, तो 636 किलोमीटर लगभग हमारे राजस्थान से निकलता है। कौन सा? सांगरिया सांचौर एक्सप्रेस वे। और दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे का कितना किलोमीटर निकलता है? तो 374 किलोमीटर। असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर पूछा गया प्रश्न था, सीधा वहां से उठाया है ताकि आपको प्रश्नों की प्रकृति पता चले, उसके बारे में आप अध्ययन कर पाए। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डे को इंटरनेशनल हवाई अड्डे के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ है? दोस्तों, राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर। भले ही डबोक से कुछ दुबई वगैरह देशों की उड़ानें ज़रूर होती है, लेकिन उसने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के जो मानक है, स्टैंडर्ड है, वो तय नहीं किए हैं। तो हम बात करते हैं कि राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? सांगानेर। और इसको कब दर्जा प्राप्त हुआ था? सन 2006 के अंदर इसको दर्जा प्राप्त हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए, भारत के अंदर बहुत सारे, यानी कि रेलवे जोन, 18 रेलवे जोन लगभग, और उसमें से एक है हमारा यहाँ पर राजस्थान के अंदर। वो कौन सा है दोस्तों? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन। अब राजस्थान के अंदर अगर बात करें तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन जो राजस्थान के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आएगा? तो यह प्रश्न हमको बिल्कुल सही करना है, इसके अंदर गलती की कोई गुंजाइश नहीं रखनी है। तो जयपुर के अंदर है। और राजस्थान के अंदर जो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन है, इस रेलवे जोन के अंतर्गत 4 रेलवे मंडल कार्यरत हैं। और ये 4 रेलवे मंडल कौन से हैं? तो ये हैं बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर। ठीक है, वापस से बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर, ये चारों मंडल किसके अधीन है? तो उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अधीन। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान के अंदर 5वां रेलवे मंडल है कोटा रेलवे मंडल, जो कौन से रेलवे जोन के अधीन है? तो पश्चिम मध्य रेलवे जोन के अधीन है। और ये पश्चिम मध्य रेलवे जोन कहाँ है? तो ये हैं जबलपुर के अंदर। जबलपुर कहाँ पे? तो एमपी के अंदर। तो राजस्थान में कोटा रेलवे मंडल जो है पश्चिम मध्य रेलवे जोन जबलपुर के अंडर में है, जबकि उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के अंडर में कौन सा हो गया? बी से बीकानेर, जोधपुर, अजमेर और जयपुर। ये 5 मंडल आपको याद रखने हैं। हमारा प्रश्न राइट हो जाएगा जयपुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न दोस्तों काफी चर्चित, ये कहेंगे फिर से कि इस टाइप के प्रश्न लगातार परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। इसको भी हम थोड़ा डिस्क्रिप्टिव देख लेते हैं। डीएमआईसी परियोजना के अंतर्गत राजस्थान में किस प्रमुख बंदरगाह से संपर्क स्थापित किया जा रहा है? अब यहां पर यह प्रश्न नहीं पूछा है कि राजस्थान से सबसे निकट बंदरगाह कौन सा है, क्योंकि आपके अचेतन के अंदर यह प्रश्न घूम रहा है और मोस्ट ऑफ वहीं पर पिन होता है। लेकिन ध्यान रखना है, पहले प्रश्न को तब व्यवस्थित पढ़ना है हमको, फिर हमको आंसर तक पहुंचना है। इसका आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह, जो कहाँ पर रहेगा? मुंबई के अंदर रहेगा। बात करते हैं उसके अंदर क्या स्थितियां हैं। तो देखिए दोस्तों, डीएमआईसी परियोजना के अंतर्गत हम देखें तो ये भारत और जापान सरकार की संयुक्त वित्तीय सहयोग से स्थापित की गई है। इसके अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों को मुख्य सड़क से जोड़ा जा रहा है, जिसमें लगभग 1503 किलोमीटर लंबी सड़कें बनने वाली हैं। जिसमें लगभग 1504 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास किया जा रहा है। और इसके अंतर्गत ये बात करते हैं कि डीएमआईसी के अंतर्गत हम देखें तो ये 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की योजना है, जिसके अंदर दिल्ली से लगाकर मुंबई के प्रमुख इंडस्ट्रियल इलाकों का विकास किया जाना मुख्य उद्देश्य है। और हमारे राजस्थान से बंदरगाह का कहाँ पर संपर्क स्थापित किया जाएगा? मुंबई से स्थापित किया जाएगा। इसके अंतर्गत हम देखें तो राजस्थान के अंतर्गत क्या स्थिति है, तो राजस्थान में हम देखें तो राजस्थान के अंतर्गत निवेश क्षेत्रों का विकास किया गया है। 2 निवेश क्षेत्र है और 3 औद्योगिक क्षेत्र हैं। पहले निवेश क्षेत्र की बात कर लेते हैं। ये प्रश्न नोट कर लेना, अपने नोट्स में ऐड कर लेना इसको, ये प्रश्न छपेगा। तो आपको बताऊं सबसे पहले कि खुशखेड़ा, भिवाड़ी और निमराना, ये पहला निवेश क्षेत्र। और दूसरा है यहाँ पर किशनगढ़ अजमेर निवेश क्षेत्र 1-2। और इसके बाद यहाँ पर 3 औद्योगिक क्षेत्रों का विकास हुआ है दोस्तों। 3 औद्योगिक क्षेत्र कौन से हैं? तो 3 औद्योगिक क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। तीनों औद्योगिक क्षेत्र में नंबर 1 जयपुर दौसा औद्योगिक क्षेत्र के बाद नंबर 2 हो जाएगा भीलवाड़ा रासमन औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, इसको रासमन भीलवाड़ा भी कहते हैं, भीलवाड़ा रासमन औद्योगिक क्षेत्र। और तीसरा हो जाएगा पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र हो जाएगा, पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र। तो ये 3 औद्योगिक क्षेत्र, 2 निवेश क्षेत्र, राजस्थान में विकास, टोटल लंबाई 100 बिलियन डॉलर, भारत और जापान के बीच, दिल्ली और मुंबई के बीच में। और राजस्थान से कौन से पत्तन या पोर्ट को सबसे निकटतम संपर्क स्थापित किया जाएगा? मुंबई से स्थापित किया जाएगा। ये तमाम सारी चीजें आपको याद रखनी है, नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। किस नदी पर, ठीक है, इसको ऐसे देखना, किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया है? दोस्तों राजस्थान के अंदर 2 नदियों पर हैंगिंग ब्रिज देखने को मिलता है। एक तो चंबल नदी है, दूसरी आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं ताकि आपकी तैयारी कैसी चल रही है ये भी हमें पता चल सके। निश्चित अपनी तैयारी को गति देते रहिएगा। किस नदी पर ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर बना हुआ है? तो चंबल नदी पर बना हुआ है। ऑप्शन बी राइट है। यहाँ पर आपको मैं बताऊं कि अगर भारत की बात करें तो भारत में नॉर्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, इस तरीके से 2 बड़ी सड़क परियोजनाएं हैं। और उन सड़क परियोजनाओं के अंतर्गत यदि बात करें तो हम बात करते हैं यहाँ पर पोरबंदर, ठीक है, गुजरात का कौन सा जगह है? पोरबंदर। और असम का जगह है सिलचर, असम का सिलचर जगह है। इसको जोड़ने वाली जो सड़क है उस सड़क को कहते हैं 27, NH कौन सा हो जाएगा? 27। और ये राजस्थान में 528 किलोमीटर निकलता है, ये हमको ध्यान रखना है। जबकि उत्तर दक्षिण गलियारे में श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर है और कन्याकुमारी तमिलनाडु के अंदर है। कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर के बीच में जो सड़क निकलती है वो राजस्थान के, उसको कहते हैं नेशनल हाईवे
44। दोस्तों ये वर्तमान में भारत की सबसे लंबी सड़क है। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी हो गई? ये 44 हो गया। और ये राजस्थान में मात्र धौलपुर के अंदर 28 किलोमीटर निकलता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के अधीन हैंगिंग ब्रिज बनाया गया कौन सी नदी पर? चंबल नदी पर बनाया गया है। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। राजस्थान में 528 किलोमीटर की भी बात करें तो कौन कौन से जिले हैं? तो सिरोही, सिरोही से उदयपुर, उदयपुर से हम आएंगे चित्तौड़, चित्तौड़ से जाएंगे भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से आगे अगर बात करें तो बूंदी, बूंदी से कोटा और कोटा से बारां। इन जिलों के अंदर ये यहाँ पर 27 राजस्थान से निकल रहा है। आपको याद रखना है, ये सारी चीज़ें नोट कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। ठीक है, कौन सी योजना? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत अभी भी प्रश्न हमको एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल रहे हैं। हम बात करते हैं कि यहाँ पर हमारे पूरा का पूरा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता हम लिख रहे हैं। तो ये इस तरीके की सड़क जो है, ये सड़क जो है ये पूरी की पूरी 4 लाइन में सबसे पहले प्रस्तावित थी, 5846 किलोमीटर। अब इसके अंतर्गत हम बात करें कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंदर कौन से 4 महानगरों को जोड़ा गया है? तो दिल्ली को जोड़ा गया मुंबई से, मुंबई को जोड़ा गया चेन्नई से और चेन्नई को जोड़ा गया है कोलकाता से। तो भारत के 4 महानगर जोड़ लिए। ठीक है, दूसरा लगभग 5846 किलोमीटर इसकी लंबाई हो गई। और फिर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा लंबी सड़क कौन सी? तो चेन्नई से कोलकाता। फिर कौन सी? तो कोलकाता से दिल्ली। फिर कौन सी? तो यहाँ पर दिल्ली से मुंबई। और फिर कौन सी? तो मुंबई से चेन्नई के मध्य। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। मैं जो ऑफलाइन क्लासें हैं उसके अंदर भी ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ और सीधा प्रश्न आरएस के अंदर अभी देखने को भी मिला, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है सड़क परिवहन डाटा। अब हम सड़क परिवहन को वापस से शॉर्ट में कंप्लीट करने वाले हैं कि सड़क परिवहन के अंतर्गत हमारा वर्तमान में कितना 88.19 सड़क घनत्व है। और सड़क घनत्व की बात करें तो 100 वर्ग किलोमीटर पर इसको गिना जाएगा। तो 100 वर्ग किलोमीटर में कितनी? 88.19 किलोमीटर सड़कें बनी हुई है। राजस्थान के अंदर NH11 की बात कर लेते हैं दोस्तों। NH11 क्या है? कमेंट भी मुझे मिले हैं कि सर परिवहन पर आप मुझे अपडेट करवाइए। तो निश्चित NH11 जो हैं, इस टाइप के प्रश्न रीट जैसी परीक्षाओं के अंदर पहले भी पूछे गए हैं कि यह राजस्थान का सबसे लंबा NH हो जाएगा। ठीक है, सबसे लंबा NH हो जाएगा। राजस्थान का सबसे लंबा NH कितना किलोमीटर? 764 लगभग किलोमीटर अपन लिख सकते हैं। 763.6 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और ये कहाँ पर चलता है दोस्तों? तो ये जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, ठीक है, फिर चूरू, सीकर और झुंझुनू, इन डिस्ट्रिक्ट के अंदर चलेगा। मैं लिख लेता हूँ जैसलमेर, जैसलमेर से जोधपुर, जोधपुर से बीकानेर, बीकानेर से ये कहाँ चलेगा दोस्तों? चूरू, चूरू से सीकर और सीकर से झुंझुनू होते हुए आगे की ओर निकल जाएगा। तो हमारे राजस्थान के अंदर सबसे लंबा NH कौन सा हो गया वर्तमान में? 11 हो गया। ये आपको याद रखना है। पहले NH 62 सबसे लंबा था, ये राज्य का सेकंड सबसे लंबा नेशनल हाईवे हो गया है। तो ये भी हमको ध्यान रखना है। राज्य का सेकंड कौन सा है? NH 62 जो यहाँ पर 726 किलोमीटर है। NH 62 की बात करें तो ये राजस्थान के अंतर्गत कुछ इस तरीके से आ रहा है कि गंगानगर, ठीक है, गंगानगर से बीकानेर, बीकानेर से नागौर, नागौर से जोधपुर, जोधपुर से पाली और पाली से सिरोही के मध्य यहाँ पर आ रहा है। लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट आप याद नहीं रखेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट आपको याद करने हैं, ये इसलिए आपको याद रखना है NH 11। फिर है NH 919, ये है दोस्तों अलवर के अंदर 5 किलोमीटर, राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे। और NH 148 भी कहाँ पर? तो जयपुर में, ये भी 5 किलोमीटर, राज्य का सबसे छोटा NH हो जाएगा। तो राज्य के सबसे लंबे और छोटे NH की बात करें तो आपके सामने स्थिति क्लियर। लंबा 11 और छोटे 919 और 148 भी अलवर और जयपुर के अंदर। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न ये क्या है कि हम
इस तथ्यों के माध्यम से पूरे टॉपिक को कवर कर रहे हैं। राजस्थान राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, मुझे लगता है कि ऐसे प्रश्न छपने वाले एग्जाम के अंदर कि इस राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण का गठन 3 जून 2015 को किया गया था। कब? 3 जून 2015 को किया गया था, लेकिन इसने अपना जो कार्य प्रारंभ किया है वो कार्य प्रारंभ कब किया है? तो 1 सितंबर 2023 को किया गया है। इस टाइप के प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा। ये प्रश्न इकोनॉमिक सर्वे से लिए गए हैं और इकोनॉमिक सर्वे के अंदर अगर बात करें तो हम यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान स्टेट हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, और ये किसके सहयोग से हैं? तो इसमें पैसा कौन दे रहा है दोस्तों? विश्व बैंक दे रही है। और राजस्थान स्टेट हाईवे इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम या प्रोजेक्ट इसके अंदर दे रहा है ADB, एशियाई डेवलपमेंट बैंक दे रही है पैसा। अब हमको कैसे याद रखना है? तो देखिएगा, जैसे ही डेवलपमेंट आ गया, डेवलपमेंट से जुड़े हुए प्रोग्राम्स आ गए सड़कों के अंदर कि फेज 1, फेज 2, फेज 3 इस टाइप से, तो वो सब डेवलपमेंट विश्व बैंक करवाएगा। और इन्वेस्टमेंट आ गया तो इन्वेस्टमेंट कौन कराएगा? एशियाई विकास बैंक। एशियाई विकास बैंक ADB और विश्व बैंक, ये दोनों ही याद रखने हैं। इन्वेस्टमेंट में ADB, डेवलपमेंट में कौन? विश्व बैंक, इसीलिए इसको लेकर आए हैं। परिवहन संभाग हमारे राजस्थान में है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग 14, और परिवहन जिले कितने हैं दोस्तों? 58 है। तो ये कुछ फैक्ट हैं जिसको हमें याद रखना है। आगे चलते हैं, बात करते हैं सड़क नीति। और राजस्थान सड़क नीति जारी करने वाला पहला राज्य है जिसने पहली सड़क नीति जारी की थी 1994 में। और नवीनतम सड़क नीति कब है? तो 2021 के अंतर्गत है। और चेतक परियोजना, अंतिम बात कर रहे हैं आज की दोस्तों, चेतक परियोजना। और चेतक परियोजना के अंदर क्या है? तो सीमा सड़क संगठन 1960, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन 1960 के अंदर दोस्तों इसका गठन होता है। और 1960 से ये सीमावर्ती सड़कों के रखरखाव की बात कर रहा है। राजस्थान के अंदर, पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर जितनी भी सीमा है जो पाकिस्तान से लग रही है, उस सीमा पर जो सड़कों का विकास किया जाना है उससे रिलेटेड योजना कौन सी है? चेतक परियोजना। तो राजस्थान के जितने भी सीमावर्ती जिले हैं वो सभी किस में आ जाएंगे? चेतक परियोजना के अंतर्गत। तो MCQ सीरीज के साथ में कुछ फैक्ट हमने फिर से ऐड किए हैं। ये हमारा फिर से एक नवाचार है। कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। मिलते हैं अगले टॉपिक पर, तब तक बने रहिए भर्ती महासमर 2025 में। धन्यवाद।